बना देते हैं सर। चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं फिर से। देखो क्या है, तो निम्नलिखित में से भौतिक राशियों पर विचार करिए। पहला आपको दिया हुआ है गति, दूसरा दबाव या दाब, तीसरा कार्य और टॉर्क। तो यहाँ भौतिक राशियां के रूप में यदि कहें तो यहाँ गति निम्न में से भौतिक राशि में पूछ रहा है क्या उपरोक्त में से कौन सी अदिश राशि है। यहाँ पे सदिश और अदिश की बात कर रहा है, सदिश और अदिश की बात चल रहा है। तो आप लोग प्रॉपर इसका मीनिंग समझो कि हम सदिश किसको कहते हैं और अदिश किसको कहते हैं। तो बाबू यहाँ पे वेक्टर और स्केलर की बात कर रहा है। तो सदिश और अदिश में एक ही फैक्टर है यहाँ पे कि सदिश में दिशा और द्रव्यमान होता है, सदिश में दिशा और द्रव्यमान होता है, जबकि अदिश में सिर्फ दिशा या सिर्फ द्रव्यमान होता है। सिर्फ डायरेक्शन हो या सिर्फ यहाँ मास हो तो दिशा और द्रव्यमान यदि अलग अलग अकेला कोई हो तो वो अदिश होगा, जबकि दिशा और द्रव्यमान साथ साथ हो तो वो सदिश होगा। तो हम यहाँ देखते हैं सदिश का मतलब क्या, दिशा प्लस द्रव्यमान, दिशा प्लस द्रव्यमान, जबकि अदिश का मतलब सिर्फ दिशा या सिर्फ द्रव्यमान, अदिश का मतलब सिर्फ दिशा या सिर्फ द्रव्यमान। तो यहाँ पे दिशा और द्रव्यमान दो अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि वैसे दिशा के रूप में कहें तो हमारे पास दिशाएं 10 है, और वैसे मूल रूप से दिशाएं हमारे पास 4 है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उसके बीच वाला देखते हैं, एक ऊपर एक और एक नीचे देख लेते हैं। यदि मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से हमारी 10 दिशाएं होती है जो मानचित्र में हम देखते हैं। उत्तर हमेशा ऊपर होता है, तो नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट। आपको जान के आश्चर्य होगा कि न्यूज जो वर्ड सुनते हैं वो इसी से आया है, NEWS, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। यहां देखते हैं, वैसे आपको समझते हुए चलना है कि इसके बीच वाली भी डायरेक्शन है, इसके बीच वाली ये डायरेक्शन होगी, फिर ये वाली डायरेक्शन होगी, उस तरह से ये। तो यहाँ कहेंगे ये अपने पास नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा या नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, या आपका साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ होगा, या ईस्ट साउथ या साउथ वेस्ट होगा। और एक होगा ऊपर और दूसरा होगा नीचे। मतलब हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में एक ऊपर होती है दूसरी नीचे, जैसे हेलीकॉप्टर का ऊपर उड़ना और उसका नीचे आना, तो ऊपर नीचे अप डाउन यहाँ पे हो गए 2। तो कुल मिला के ये हमारे पास 10 दिशाएं हैं। यदि आप काउंट करके देखना चाहते हो तो बोलेंगे क्या, इसे 1 बोल दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक यहाँ पे अप हो जाएगा 9, और एक डाउन हो जाएगा 10। मतलब हमारे पास कुल 10 दिशाएं हैं। इतना तक क्लियर है? जो भी विद्यार्थी को डाउट होता रहे वो कमेंट करके आप लोग पूछते रहिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सदिश और अदिश, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इसे इरेज करके समझा दूं कि सदिश के लिए क्या ट्रिक होने वाला है। देखो, तो यहाँ पे आपके लिए दिखा रहा हूं कि सदिश, तो सदिश जो होगा, सदिश के पहचान, मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं और उस ट्रिक से आप लोग को ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि सदिश कौन होगा और अदिश कौन होगा। सदिश के लिए ट्रिक क्या है बाबू, तो यहां देखते हैं वित्त का अभाव है, वित्त का अभाव है, ये इसका ट्रिक है। ट्रिक है वित्त का अभाव है, वित्त माने रुपया पैसा, वित्त का अभाव है। तो यहां देखते हैं कि इसके लिए कौन सा सही होगा। तो बी से यहां विस्थापन, बी से विस्थापन, तत्व संयुक्त से यहाँ त्वरण, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, का से यहाँ पे कोणीय, कोणीय वेग, और वेग होगा तो यहीं पे आप संवेग ले लीजिए। और इस तरह से हम देखते हैं कोणीय वेग संवेग जो होती है वो सदिश राशि है। आ से यहाँ देखते हैं आवेग, और भा से यहाँ पे भार, और भार आपको बताए थे वेट जो होती है वो सदिश राशि, और ब से यहाँ बल। मतलब यहाँ पे यदि कहें सदिश राशि के रूप में तो क्या है बाबू, विस्थापन, त्वरण, कोणीय वेग, संवेग, आवेग, भार, बल, ये सारे सदिश राशि हैं। ट्रिक है इसका वित्त का अभाव। इस तरह से देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
कि पहला पूछ रहा है गति, तो गति में दिशा होती है, यदि दिशा होगा तो फिर ये यहाँ क्या हो जाएगा, सदिश है। और ये सॉरी गति पूछ रहा है, तो गति जो होती है वो किसी भी दिशा में होती है, द्रव्यमान होता है लेकिन गति किसी भी दिशा में हो सकती है। तो किसी भी दिशा में होने के साथ यह क्या हो जाएगा, दिशाएं फिक्स होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यह आपके लिए यहाँ पे पूछ रहा है अदिश, तो ये होगा। दाब जो है पास्कल एक ही दिशा में होती है और कार्य जो होती है वह एक ही दिशा में होती है। तो यहाँ पे दाब और कार्य जो होगा वह सदिश राशि होगा, बाकी टॉर्क जो है यह अदिश राशि होगा। तो आपके सामने 1 और 4 जो होगा इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि यहाँ पे गति और टॉर्क अदिश होगा, बाकी दुगो यहाँ पे दाब और यहाँ दिया हुआ है कार्य वो सदिश राशि है। वैसे एक्सप्लेन देख लो, अदिश राशि देखो उस राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। इसमें एक बात और मैं ऐड कर दूं कि जिसमें सिर्फ दिशा, अब मैं कह दूं उत्तर, तो उत्तर क्या है, वहां अदिश राशि हो जाएगा। मैं कह दूं नॉर्थ या साउथ, वहां अदिश राशि हो, 10 डिग्री 20 डिग्री, ये आपके लिए अदिश हो जाएगा। लेकिन कह दूं क्या कि यहाँ पे द्रव्यमान के साथ यदि कोई एंगल बताऊं तो वो सदिश हो जाएगा। आगे देखते हैं अदिश राशि के कुछ उदाहरण में गति, दूरी, कार्य, दबाव, आयतन, क्षेत्रफल ईटीसी क्या हो जाएगा, अदिश राशि। और एक सदिश राशि के रूप में परिमाण और दिशा, सदिश राशि में यहाँ पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा। सदिश राशि में बाबू डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा तो वो सदिश होगा, और जिसमें सिर्फ डायरेक्शन या सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो वो वहाँ पे अदिश राशि के रूप में होगा। अब देखो यहाँ पे सदिश राशि के कुछ उदाहरण जैसे बल, संवेग, टॉर्क, वेग, त्वरण, विस्थापन, यहाँ पे इत्यादि आपको बल दिया गया है। तो ये सब आपको मैं भी एग्जाम्पल के साथ बताया भी था, ट्रिक भी दिया था इसका। आगे देखो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगला देखो यहाँ पे कहता है अभिकथन। तो कथन नंबर ए दिया हुआ है और कथन आर दिया हुआ है, मतलब ए आर में कुछ आपसे रिलेशन सा पूछेगा। तो कह रहा है पूरी तरह से घर्षण रहित सतह पर खड़ा एक व्यक्ति, मतलब जहाँ पे बिल्कुल घर्षण नहीं है, मतलब बिल्कुल फिसलन वाला वहाँ पे जगह है। तो कहता है कि पूरी तरह से घर्षण रहित सतह पर एक व्यक्ति सीटी बजाकर खुद को आगे बढ़ाता है। मतलब जैसे मान लो कोई यहाँ पे फिसलन जगह है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो सीटी बजाता है और खुद को यहाँ पे छोड़ देता है घर्षण करने के लिए, आगे बढ़ाता है। तो कहता है बी नंबर, यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो इसकी गति नहीं बदल सकती है। देखो मैं यदि बल की परिभाषा के रूप में बताऊं तो वह बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में परिवर्तन ला दे या लाने की चेष्टा करे, वहां बल कहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब तक कोई जरूरत के नियम भी यही कहते हैं, जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो कहता है यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो इसकी गति नहीं बदलती है। एक तो है सीटी बजाकर वह फिसलते रहेगा, और दूसरा कहता है कि उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा। बीपीएससी टीचर सब में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और आपको 17th जो बीपीएससी प्रीलिम का एग्जाम होगा उस सब में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ए और आर दोनों सत्य ए और आर की व्याख्या करता है। देखो ए भी सही है कि वह फिसलन वाला स्थान पे यदि फिसलना शुरू करेगा तो वह फिसलता रहेगा, और दूसरा कह रहा है यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उसकी गति नहीं बदलती है। दोनों सही है, लेकिन क्या लगता है कि दूसरे कथन में, ये कथन आर वाला है, इसमें ऐसी कोई बात बताई गई है जिसमें ये उसके फिसलने से संबंधित हो। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए जो कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो व्याख्या सही नहीं कर रहा है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका ए नहीं होगा। दूसरा देखो कह रहा है क्या, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बात सही यहीं पे है। देखो यदि कोई फिसलना शुरू करेगा तो वो अनंत तक फिसलता रहेगा, लेकिन यहाँ दूसरा कथन है कि बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तथा उसके जरूरत में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोनों तो बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन व्याख्या वो प्रॉपर नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बाबू।
देखो, पहले कथन में न्यूटन की गति के तीसरे नियम को समझाया गया है। अब तीसरा नियम न्यूटन का है क्या, तो देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रक्रिया, मतलब जो क्रिया होती है उसके समान और विपरीत प्रक्रिया को बताया गया है। जैसे देखो, कह रहा है सीटी बजाते समय एक व्यक्ति खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सांस का उपयोग प्रणोदक के रूप में करता है, और संवेग वह गुण है जो किसी वस्तु की गतिशील वस्तु में उसके द्रव्यमान और गति के कारण होता है। दूसरा फैक्ट देखते हैं, इसलिए जब किसी गतिशील वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो उसके संवेग नहीं बदलते हैं। यहाँ पे ये संवेग का नियम है। इसलिए कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो यहाँ तक आपको पूरा एक्सप्लेन समझ में आ रहा है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है, मतलब एक बल्लेबाज जो है वो क्रिकेट की गेंद को हिट करता है, और जिसके बाद वह समतल जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। मतलब क्या होता है कि एक जो है बल्लेबाज, वह गेंद को बैट से हिट करता है और उसके बाद कहता है गेंद आगे जाके थोड़ी दूर लुढ़कती है, फिर रुक जाती है। और कहता है क्या, जो गेंद धीमी होकर रुक जाती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा जोर से नहीं मारा। कहने का मतलब बैट से लगने के बाद वो आगे जाके रुक जाती है, इसके क्या कारण होंगे। तो बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा जोर से नहीं मारा। दूसरा कह रहा है क्या, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल है। देखो, यही वास्तव है कि जब हम गेंद को फेंकते हैं तो गेंद फेंकने के बाद गेंद के साथ भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है, और गेंद के साथ दो बल लगते हैं। यदि वो आगे बढ़ना चाहता है तो आगे से, जैसे देखो यहाँ पे मैं फिगर के रूप में बताऊं, यदि कोई गेंद कहीं जा रहा है तो पहला फोर्स तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, Fg लगती है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, और आगे जो है कुछ इस प्रकार से फोर्स लगाए जाते हैं। तो दोनों फोर्स यदि है तो वह वास्तव में क्या है कि एक विरोध बल, ये जो है वह विरोध बल लगा रहा है। ये बाबू इधर से विरोध बल लग रहा है, जबकि इधर से आकर्षण बल लग रहा है। यदि गेंद दो दो प्रकार के बल का अनुभव करेगा तो वो ऑफकोर्स है कि वह गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल लग रहा है, इसलिए वो आगे दूरी तक तय नहीं कर पाता है। तो आपके लिए ये प्रॉपर आंसर होगा कि यहाँ यही आपके लिए गेंद पर गति का विरोध करने वाला एक बल है। आगे आपको डी पढ़ना ही नहीं है, आगे है ही नहीं उसका मीनिंग। देखो, यहाँ पे एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है। यहाँ पे मीनिंग समझो, एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है और जिसके बाद वह समतल से जमीन पर लुढ़कती है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद गेंद रुक जाती है क्योंकि चलती हुई गेंद पर उसकी गति का विरोध करने वाला एक बाहरी बल यानी घर्षण बल कार्य करता है। अब देखो, घर्षण बल जमीन से लुढ़कते हुए जा रहा है तो घर्षण बल कार्य करेगा। यदि वह ऊपर से उड़कर जा रहा है तो वहां पे दो अलग अलग बल लगते हैं, एक आकर्षण बल है, एक यहाँ पे आपका ये विरोध बल लगता है। आगे देखो, यदि कोई घर्षण बल नहीं हो तो गेंद लगातार लुढ़कती हुई चली जाएगी, लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल है क्योंकि पृथ्वी की सतह पे घर्षण बल ना लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15। एक तेल टैंकर आंशिक रूप से तेल से भरा हुआ है। जैसे आप देखते होंगे कि जो तेल टैंकर होती है, आप लोग को मैं बताऊं कुछ इस प्रकार से, रसगुल्ला के टाइप का जो टैंकर होता है, कह रहा है उस टैंकर में आंशिक रूप से तेल भरा हुआ है। ये टैंकर में बाबू आप लोग देखते होंगे कि ऐसे ट्रक में ये लदे होते हैं, ऐसे ट्रक में ये टैंकर लदे होते हैं और इस तरह से पहिए लगे होते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि टैंकर में आंशिक रूप से मतलब कम तेल भरा हुआ है और एक समान त्वरण के साथ समतल सड़क पर आगे की ओर बढ़ता है। मतलब टैंकर में कम तेल है, आंशिक रूप से तेल है, और वह एक समान वेग से सड़क पर आगे बढ़ता है, और तब तेल की मुक्त सतह होगी। अब तेल का सरफेस पूछ रहा है कि सरफेस किस प्रकार से होगा। ये सब आपके लिए विस्मित करने वाला क्वेश्चन है, इस सब को साधारण मत समझो, इसका आंसर आप जल्दी ढूंढ ना पाते होगे। तो कह रहा है क्या कि तेल क्षैतिज रहता है,
क्षैतिज कहने का मतलब क्या कि टैंकर में तेल है तो तेल कुछ इस तरह से क्षैतिज रहता होगा, या मैं इसके दूसरे शब्दों में कहूँ तो तेल कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ऐसा बात तो नहीं है, तेल तो वहाँ पे क्या लिक्विड फॉर्म है, तो सब जगह इक्विलिब्रियम बनाना चाहेगा वह। आगे देखो, पिछले सिरे पर कम गहराई के साथ क्षैतिज रूप से झुका होता है। आगे देखो, परवलयिक वक्र पर होता है, मतलब कह रहा है कि तेल कुछ इस प्रकार से परवलय के रूप में होगा। तो बाबू तेल बीच में उठ कैसे जाएगा, उठने का तो वहाँ तरीका ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पिछले सिरे पर अधिक गहराई के साथ क्षैतिज रूप से झुका होता है, मतलब कह रहा है कि पिछला सिरा, यदि पिछला सिरा पर ज़्यादा गहराई से झुका इसलिए रहेगा क्योंकि पिछला सिरा में आगे की ओर बढ़ रही है, तो तेल जो होगा अपनी स्थिति में परिवर्तन करना नहीं चाहेगा और वह पीछे की ओर भरा रहेगा। तो यहाँ कह रहा है पीछे के सिरे पर आंशिक गहराई के साथ क्षैतिज रूप से झुका होगा। कहने का मतलब ये तेल जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इस हिस्से में तेल ज़्यादा होगा, आगे की ओर कम तेल होगा। तो यहाँ पे ये आपके लिए बाबू प्रॉपर आंसर होगा डी नंबर। वैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दें कि क्या इसमें बातें हैं। देखो, जब एक तेल टैंकर समतल सड़क पर तेजी से आगे की ओर बढ़ता है तो उसके अंदर का तेल जड़त्व के कारण ये बदलाव का अनुभव करता है। जैसे तेल आगे बढ़ती है तो उसमें जड़त्व बल लगता है और अपने आप में वो बदलाव का फीलिंग करता है। एक समान त्वरण के कारण तेल टैंकर की गति पीछे रह जाती है, जिससे टैंकर के पिछले सिरे पर अधिक गहराई और सामने वाले सिरे पर कम गहराई होती है। मतलब ये जो टैंकर है बाबू, तो टैंकर के देखो यहाँ पे कि अगला सिरा वाला जो तेल होगा वो कुछ उठकर पिछले सिरे में आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ गहराई का मतलब तेल का ज़्यादा होना, कम गहराई का मतलब तेल का कम होना, और परिणाम स्वरूप तेल की मुक्त सतह क्षैतिज रूप से झुक जाती है। तो आपको दिख रहा है कि ये क्षैतिज रूप से झुका हुआ आपको दिख रहा है। क्लियर है? आगे देखो, जिसमें पीछे की ओर अधिक गहराई होती है, जहां टैंकर के त्वरण का कारण तेल एकमात्र होता है। यह घटना इसलिए घटित होती है क्योंकि तेल तरल होने के कारण टैंकर के त्वरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए पीछे की ओर बढ़ता है, जहां यहाँ तेजी लाने पर टैंकर के सापेक्ष अपनी गति के जड़त्व के कारण जमा हो जाता है। मतलब वह जड़त्व बल के कारण वहां पे जमा हो जाता है। ये सारे फैक्ट आपको समझ रखने हुए, नॉर्मल से फैक्ट है, जो फिगर बताए हैं इतना याद रखिएगा, भड़काऊ कुछ बातें ऐसी याद आपको नहीं रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो आइसो बार वायुदाब, आइसो यहाँ पे आइसो हाइप्स ऊंचाई, ये आइसो हेलाइन बर्फबारी, और यहाँ आइसो बार गहराई। देखो यहाँ पे दो आइसो बार दिया है, तो यहाँ पे सही सुमेलित आपसे नहीं पूछ रहा है। तो बाबू आइसो बार जो है वो वायु दाब के लिए भी है और आइसो बार गहराई के लिए भी है, जबकि आइसो हाइप्स ऊंचाई के लिए पर्याप्त है, और आइसो हेलाइन जो है वह बर्फ के लिए नहीं है। आइसो हेलाइन बर्फ के लिए नहीं है। तो आपके लिए कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो बाबू क्वेश्चन नंबर का ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 का सी नंबर जो है वह सही सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं इसके सही सुमेलित नहीं होने का कारण क्या है। तो व्याख्या आपको प्रॉपर दिया गया है ताकि आप खुद को ये समझा पाएं कि इसका मीनिंग आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, आइसोहेलाइन एक रेखा है जो मानचित्र या चार्ट पर ये खींची जाती है, जो समुद्र में समान लवणता वाले बिंदु को बताता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा आइसोहेलाइन क्या है, तो आइसोहेलाइन एक रेखा है जो मानचित्र पर चार्ट खींची जाती है, जो समुद्र में लवणता वाले, मतलब यहाँ पे जो साल्टिसिटी की जो बात बताई जाती है उसको वो दिखाने का काम करता है। अगला है, समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। मतलब समान वायुमंडलीय दाब, जिसका वायुमंडलीय दाब समान हो उसको जोड़ने का जो काम करता है उसको यहाँ पे आइसोबार के रूप में कहा जाता है। अब आइसो
आइसो हाइट या आइसो हाइप्स, एक निश्चित संदर्भ बिंदु के ऊपर स्थित ऊंचाई पर एक रेखा होती है, इस ऊंचाई के बाद जो होगी उसे हम आइसो हाइट के रूप में जानते हैं। आगे आपका है आइसो बार जो है एक रेखा है जो पानी के अंदर समान गहराई वाली बिंदु को वह जोड़ने का काम करती है। तो ये सारे बात आपके लिए क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अब क्या है, तो हम देखते हैं भूमध्य रेखा, लाइन ऑफ इक्वेटर। तो यहाँ हम सबसे पहले पृथ्वी का एक यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, और लाइन ऑफ इक्वेटर तो इसे ही बोलते हैं बाबू भू मध्य रेखा, लाइन ऑफ इक्वेटर। और उसके बाद यदि मैं कहूं कि ये वाला जो लाइन होगा तो लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं, और नीचे वाला जो होगा वह लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाला को बोलते हैं मकर रेखा। तो लाइन ऑफ इक्वेटर, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो यहाँ पे ध्रुव की बात कर रहा है, तो बाबू एक तो ध्रुव यहाँ होगा और एक ध्रुव यहाँ होगा, मतलब पृथ्वी के दोनों ऊपरी सेंटर की बात कर रहा है। अब देखो इसे हम नॉर्थ पोल बोल देंगे, इसे साउथ पोल बोल देंगे, दो पोल हो गए। अब कह रहा है कि इस भूमध्य रेखा जो ये वाला पार्ट है, अब यहाँ से हमें पूछ रहा है कि जब हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, मतलब हमसे पूछ रहा है कि जब हम इस ओर बढ़ते हैं या जब हम इस ओर बढ़ते हैं तो हमारे स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे पूछ रहा है कि हमारे स्मॉल जी में क्या प्रभाव होगा। तो बाबू वहां पर हम देखते हैं कि जो स्मॉल जी का मान बढ़ती है, जैसे ये ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो स्मॉल जी का मान यहाँ बढ़ती है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बढ़ती है। तो याद रखेंगे कि जब हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो स्मॉल जी के मान में वहाँ वृद्धि होगी। ऑप्शन ए कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर हर स्थान पर समान होता है, एकदम गलत है। पृथ्वी के सभी स्थान पर स्मॉल जी का मान समान एकदम नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो इसका लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पर घटना शुरू कर देता है। आगे देखो यहाँ पे कह रहा है बढ़ती है, तो बाबू बढ़ती है इसके लिए पर्याप्त आंसर होगा, बाकी सब तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है। यदि यहाँ बताएं आपको फिगर के रूप में बताएं तो फिगर क्या कहता है, जरा ध्यान दें। इससे आपको ये सब एक्सप्लेन के रूप में है, नॉर्मली आप लोग इसे याद करते चलिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा। मतलब पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, ऐसा मानने के लिए कह रहा है कि पृथ्वी यदि अपना गुरुत्वाकर्षण बल एकाएक खत्म कर दे, अपनी गुरुत्वाकर्षण बल को एकदम सा लोप कर दे, तो आखिर क्या बदलाव आएगा। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। देखो गुरुत्वाकर्षण खत्म होगा तो भार शून्य हो जाएगा, लेकिन देखो स्मॉल जी, यदि स्मॉल जी यहाँ पे 0 हो जाएगा तो द्रव्यमान जो यहाँ पे वेट जो होगी W बराबर mg। यदि हम देखते हैं कि यदि W बराबर m कुछ भी हो, यदि यहाँ पे ये G 0 हो जाएगा तो इसका भार क्या होगा बाबू, तो भार हमेशा 0 हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपके लिए पर्याप्त है, और भार वहाँ पे क्या कह रहा है कि भार शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे आप देख लो, यदि वस्तु पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। मतलब भार शून्य होगा, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये एक पृथ्वी है जो यहाँ पे अंडाकार है, और इसके चारों ओर जो कृत्रिम उपग्रह, मैं बता दूं बाबू कृत्रिम उपग्रह कैसा होता है, तो कुछ ये इस प्रकार का कृत्रिम उपग्रह होता है।
इस तरह के ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं और इसमें यहाँ पे सोलर पैनल लगे होते हैं। तो इस पे बाबू ये सोलर पैनल लगे होते हैं और यही सोलर पैनल की मदद से ये काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ पैनल, यहाँ नहीं, जो निकला हुआ वही पैनल है। यहाँ पे आपको थोड़ा हम क्लियर बता दें। देखो बाबू, ये जो होता है कुछ इस प्रकार के इंजन लगे होते हैं और इसके जो दोनों इस तरह से पंख के रूप में होते हैं, इसी पंख में सोलर प्लेट लगे होते हैं। तो इसी में सोलर प्लेट लगे होते हैं और इसमें कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर और डिटेक्टर लगे होते हैं। मतलब एक तरह से यह इनपुट और आउटपुट करने वाले डिवाइसेस लगे होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से ये यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो यही है, कहता है ये पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इतनी दूरी, देखो इतनी दूरी पर अस्तित्व में नहीं होता है। मतलब यह इतनी दूरी पर होता है जहां से कुछ वस्तु गिर नहीं सकती है। मतलब सीधा सा बताएं आपको कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ये बाहर होता है, जिस वजह से नहीं गिरता है। आगे देखो, कहता है चंद्रमा के आकर्षण बल से निष्प्रभावी हो जाता है। इसकी स्थिर गति के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। इसकी गति के लिए आवश्यक गति त्वरण प्रदान करता है। मतलब उसे पृथ्वी की कक्षा में इतनी स्पीड से छोड़ दी जाती है कि वह एक त्वरण के साथ अपनी गति को बनाए रखता है और जिस वजह से ये नहीं गिर पाता है। तो आपके लिए पर्याप्त आंसर क्या होगा बाबू, डी नंबर होगा। आगे देखो, व्याख्या के रूप में है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे नहीं गिरता है। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो नीचे नहीं गिरता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में होती है तो वह अनिवार्य रूप से मुक्त रूप से गिरती है। उपग्रह के प्रति पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उपग्रह को उतनी उसकी वृत्ताकार कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल देता है। मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसे आवश्यक वृत्ताकार पथ प्रदान करने के लिए वही बल देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लिफ्ट में खड़े होने पर किसी व्यक्ति को कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया। लिफ्ट में खड़े होने पर किसी व्यक्ति को कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया। यदि मैं कहूँ बाबू ये लिफ्ट है और इसमें तुम बैठे हुए हो, ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में यदि तुम बैठे हुए हो, तब आपसे पूछा जा रहा है कि तुम लिफ्ट में कब एहसास, देखो तुमको कुर्सी पर बैठा देते हैं, कुर्सी पर बैठो। अब देखो लिफ्ट में कब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा वजन बढ़ गया। तो देखो जब तुम नीचे से ऊपर जाओगे तो स्मॉल जी जो होगा 9.8 आपके मास में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो आपका वेट है कि जेन्युइन बढ़ेगा, W बराबर यहाँ पे mg हो जाएगा। तो तुम्हारा वेट नीचे से जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारा वेट वहाँ बढ़ता हुआ फीलिंग होगा। देखो यहाँ जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, बात तो यही क्लियर हो गया कि जब तुम लिफ्ट से नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो तुम्हारा वजन बढ़ा हुआ फील होगा। लेकिन कब तुम्हें भारहीनता का एहसास होगा, जब तुम लिफ्ट से ऊपर से नीचे आओगे तो तुम्हारा द्रव्यमान वहां पे भार 0 शो होगा। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, क्या दी गई है देखो क्या हुआ। माना कि व्यक्ति का द्रव्यमान स्मॉल m है, भार W है, लिफ्ट त्वरण यहाँ पे a के साथ ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। किसी व्यक्ति का गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल तो यहाँ पे mg है और त्वरण के कारण किसी व्यक्ति पर बल यहाँ पे F बराबर ma लग रहा है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर यहाँ mg और ma बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे देखो
तो W बराबर क्या कह रहा है कि जो mg और ma के रूप में है, तो W बराबर यहाँ पे mg और ma, कहने का मतलब यहाँ पे g और a दोनों ऐड हो जाएगा। तो कह रहा है तो स्पष्ट है कि जब किसी लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रही होती है तो व्यक्ति वास्तव में अपने सामान्य वजन से थोड़ा अधिक भारी महसूस करता है, और दूसरी ओर जब लिफ्ट से नीचे की ओर तेजी से बढ़ती है तो वह व्यक्ति सामान्य वजन से थोड़ी कम वजन का एहसास होता है, जो आपको बताए थे। और ऐसा आप लोग लिफ्ट में चढ़े भी होंगे तो आपको ऐसा पता होगा कि जब तुम लिफ्ट से ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा भार लगता होगा, और जब ऊपर से नीचे आते हो थोड़ा तुम्हें कम भार लगता होगा। 22 नंबर देखते हैं, यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो आवर्त समय क्या होगा। पेंडुलम किसे कहते हैं, देखो पेंडुलम में क्या होता है कि इस प्रकार से इसकी पोजीशनिंग को दिखाई गई है। तो मान लो कि ये कोई वस्तु लटकाई गई है और इसकी लंबाई, पेंडुलम की लंबाई यदि L है, इसका द्रव्यमान यहाँ m है। अब देखो ये इस ओर गति कर रहा है, फिर इस ओर गति कर रहा है। एक बार ये वस्तु यहाँ पहुँच रही है तो दूसरी बार ये वस्तु यहाँ पहुँच जाती है, स्थिति में बदलाव करते रहता है। तब आपसे पूछ रहा है कि जब इसकी लंबाई 4 गुना, मतलब लंबाई, ये लंबाई जो है L लंबाई है, तो यह 4 गुना L हो जाए, मतलब L डैश जो हमारे मिल रहा है वह 4L के बराबर अब मिल रहा है। तो लंबाई यदि 4 गुना हो जाएगा तो पूछ रहा है इसके आवर्त समय, मतलब इसका पीरियडिंग टाइम जो होगी उसमें क्या बदलाव होगा। तो बाबू यह जो होती है वह 2 गुना, 4 गुना यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो उसके 2 गुना इसका आवर्त समय बढ़ जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन दिया गया है, व्याख्या देखो, पेंडुलम की समय अवधि t प्रभावी लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब यदि हम कह दें या प्रभावी लंबाई जो होती है वह समय अवधि t के वर्ग के समानुपाती होता है। L बराबर t का स्क्वायर, समानुपाती कर दो तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू कर दो, तो प्रभावी लंबाई जो होती है वह t के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो आवर्त समय 2 गुना बढ़ जाएगा। पेंडुलम की समय अवधि गुरुत्वाकर्षण स्मॉल g के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वह स्मॉल g के व्युत्क्रमानुपाती लगता है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं। सेकेंड पेंडुलम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब ये होता है सेकेंड पेंडुलम जो खुद को वह दोलित करते रहता है। तो कह रहा है क्या, सेकेंड पेंडुलम एक पेंडुलम होता है जिसकी समय अवधि ठीक 1 सेकेंड होती है। दूसरा कह रहा है सेकेंड पेंडुलम एक पेंडुलम होता है जिसकी समय अवधि ठीक 2 सेकेंड होती है। सेकेंड पेंडुलम एक पेंडुलम होता है जिसकी अवधि 3 सेकेंड होती है, और उसी प्रकार से कह रहा है कि 5 सेकेंड होती है। तो ये आपके लिए एक फैक्ट सा होगा कि जो सेकेंड पेंडुलम की यहाँ पे पेंडुलम अवधि कितनी होती है बाबू, तो यहाँ पे कहें कि सेकेंड पेंडुलम की अवधि 2 सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में इधर होता है, दूसरा सेकेंड में इधर होता है। तो वास्तव में यहाँ पे क्या कहेंगे कि 2 सेकेंड इसके लिए पर्याप्त आंसर होगा। तो हम बोलेंगे बाबू इसका 2 सेकेंड होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंड पेंडुलम एक पेंडुलम है जिसकी अवधि ठीक 2 सेकेंड होती है और एक दिशा में दोलन के लिए 1 सेकेंड और रिटर्न दोलन के लिए 1 सेकेंड। कहने का मतलब जरा देखो कि ये जो है यदि इसका मिड पॉइंट कुछ इस प्रकार से हो तो यहाँ तक यह पहुँचने के लिए 1 सेकेंड लेता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 सेकेंड लेता है, और फिर यहाँ वापस जाने में ये 1 सेकेंड लेता है। तो इसे ही कहते हैं 2 सेकेंड इसका कुल टाइम पीरियड होता है। आगे देखो क्या कह रहा है, 2 सेकेंड 0.5 हर्ट्ज की आवर्ती सेकेंड पेंडुलम घड़ी होती है जो 1673 के आसपास पेंडुलम घड़ी के आविष्कार करता कौन थे। तो 1673 ईस्वी में पेंडुलम घड़ी की आविष्कार करता कौन थे, तो याद रखिएगा क्रिस्टियन ह्यूजेंस। क्रिस्टियन ह्यूजेंस व्यक्ति थे जिन्होंने पेंडुलम घड़ी, सेकेंड पेंडुलम घड़ी बनाई थी। यहाँ पे क्या है, क्रिस्टियन ह्यूजेंस, याद रखिएगा।
24 क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई वस्तु 8 किलोमीटर पर सेकेंड, देखो यदि कोई वस्तु 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में फेंकी जाए, मतलब पृथ्वी से यदि कोई वस्तु को बाहर फेंकना हो और यदि उसका वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, तो बाबू ये रिटर्न चला आएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो एस्केप वेग है, जो पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग जिससे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर यदि एक सेकेंड में वो चला जाएगा, तो वह दोबारा धरती पे लौट के नहीं आएगा, मतलब वह धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इतना वेलोसिटी है नहीं, इसका 8 ही है, कम है, तो कम होने के कारण ये रिटर्न नीचे आ जाएगा। तो पूछ रहा है वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी या पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। बाबू वापस से आएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खींच कर ले आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है व्याख्या में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति है। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल उसको कोई प्रभाव न डाल पाए, इसके लिए उसका न्यूनतम वेग जो होगा वो कितना होगा बाबू, तो वो आपका 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में उसका वेग होगा। यदि इससे कम गति से कोई वस्तु फेंकी जाए तो पृथ्वी पर वापस चली आएगी। मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से यदि कम पर फेंका जाए तो सारी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में रिटर्न चली आएगी। अगला क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित बलों को उनकी शक्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग भी करें। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, कमजोर परमाणु शक्ति, मजबूत परमाणु शक्ति। अब देखो यहाँ पर यदि बलों का क्रम बतावें बाबू, तो सबसे कह रहा है क्या, जो ये उसकी शक्ति के बढ़ते क्रम। तो बाबू यहाँ पे मैं बढ़ते क्रम के रूप में बताऊं, बढ़ते क्रम के रूप में यदि मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मजबूत परमाणु शक्ति पहला होगा, तो पहला नंबर आपके पास मजबूत परमाणु शक्ति होगा। अब इसका बढ़ता क्रम में बताएं तो आगे जो होगा फिर आपके लिए यहाँ पे विद्युत चुंबकीय बल होगा, तो ये 2 होगा। फिर आगे यदि बताएं आपको तो आगे कमजोर परमाणु शक्ति तीसरा होगा। अब एगो बचा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे बड़ा बल तो गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में आएगा। इसे मैं ऑर्डरली यदि कर पाए तो 4 2 3 1, तो यहाँ देखो 4 3 2 1 गलत होगा। आप देखो यहाँ पे 4 2 1 3, 4 2 1 3 ये भी नहीं होगा। फिर आपका 4 2 3 1, तो आपके लिए ये प्रॉपर आंसर है कि 4 2 3 1। इस तरह से इसका एक्सप्लेन के रूप में यदि आपको देखना हो तो देखो यहाँ पे 25 के सी में कहता है बलों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे यहाँ पे आपको मैंने क्रम थोड़ा उल्टा बताया है। फिर हमारे पास ये डायग्राम में इस प्रकार से उल्टे साइन होंगे, उल्टे साइन इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से बल का क्रम होगा, बढ़ते क्रम कह रहा है। फिर देखो यहाँ पे शक्ति के बढ़ते क्रम, तो ये इससे ज़्यादा ये होगा, इससे ज़्यादा ये होगा, इससे ज़्यादा ये वाला क्रम होगा। आगे दिखाया क्या गया है, तो कहता है बलों का क्रम, तो सबसे ज़्यादा मजबूत परमाणु बल होगा, फिर यहाँ पे विद्युत चुंबकीय बल होगा, कमजोर परमाणु बल होगा, लास्ट में यहाँ क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साबुन के 26 में साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। देखते होंगे यदि सर्फ साबुन जो आप लोग देखते होंगे लगाते होगा तो साबुन फूकने के बाद एक बुलबुला सा बनाता होगा। तो बुलबुला में क्या है कि वायुमंडलीय दाब से भी अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर और वायुमंडलीय दाब का आधा। तो ये पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब वो लगाता है,
वायुमंडलीय दाब से वो अधिक दाब लगाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपके लिए एक्सप्लेन दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज के क्लास में इतना ही आपको बताया हूँ, और आगे के क्लास में जो और भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, फुल लेंथ टेस्ट है, तो ये सब आगे आपको बताए जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।